दीदी और मोदी एक हैं, इसलिए अब एक और फ्रंट बनेगा। अब इसमें किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन एक दूसरे का साथ देगा, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये तो बंगाल की राजनीति की बात हुई, लेकिन केवल बंगाल में चुनाव नहीं होने हैं, कुल 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं और इसको लेकर आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद प्रकाश पांडे, टी राघवन और देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, पश्चिम बंगाल की सबसे पहले बात करते हैं। बहुत क्लैरिटी है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ टीएमसी है और उसके बाद जो ये तीसरा गठबंधन बनने की जो कोशिश है, ये कोशिश ही भर रह जाएगी ऐसा लगता है। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और उस लिहाज से आप मान सकती हैं कि जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनसे आप बात करें, आप बंगाल की राजनीति को जो समझ रखने वाले हैं, कि ये मामला काफ़ी पहले स्पष्ट हो चुका था कि बंगाल विधानसभा चुनाव की जो अगली लड़ाई है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच ही होने जा रही है। और ममता बनर्जी के लिहाज से अगर बात करें तो उनको ये बहुत सूट करता है। बीजेपी के लिहाज से बात करें तो बीजेपी ज़रूर ये चाहेगी कि कोई ट्रायंगुलर जैसा सिचुएशन बने, लेकिन ममता बनर्जी के नज़रिए से अगर आप देखें तो वो एकदम से चाह रही थी कि ये मुकाबला 2 ध्रुवीय ही दिखे और इसके लिए लगातार उनकी कोशिश, उनके जितने अटैक्स होते हैं वो सीधे सीधे बीजेपी को होते रहे। आज के डेट में तो बीजेपी वहाँ बहुत मजबूत है, लेकिन बीजेपी जब इतनी मजबूत नहीं थी तब भी ममता बनर्जी खासतौर पर बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधती थी ताकि मैसेज वोटर्स में ये जाए कि ये मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी का हो और उनका अपना जो वोट है, खासतौर पर जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, वो उसमें किसी प्रकार की सेंधमारी या किसी प्रकार की शेयरिंग की गुंजाइश ना दिखे। बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो अब क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान शाम में हो रहा है, तो इसके बाद आप देखेंगी कि किस प्रकार से लगभग 1500 छोटे बड़े कार्यक्रम करने हैं बीजेपी नेताओं को पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा में। ऑलरेडी मैनिफेस्टो के लिए लखो सोनार बंगला के नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 करोड़ लोगों से संपर्क किया जाएगा। और ये जो 1500 कार्यक्रम किए जाएंगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे बीजेपी के सांसद हो या बीजेपी के प्रदेश के पदाधिकारी हों, बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों, बीजेपी के शीर्ष नेता हों, इन सबके कार्यक्रम होने हैं। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होगा वो कंस्टिट्यूंसी लेवल पे होगा, कुछ कंस्टिट्यूंसीज के क्लस्टर बना के, और उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनका विधानसभा के हिसाब से कार्यक्रम होगा। तो कुल मिलाकर कोशिश बीजेपी की यह है कि लगभग 294 की सभी सीटों पे अपनी बात पहुंचाए। पार्टी का अपना जो आकलन है, अपना जो फीडबैक सिस्टम है, उसमें 100 सीटें ऐसी हैं जिसमें पार्टी को अभी और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी है अपेक्षाकृत दूसरे सीटों के मुकाबले, और उसके लिहाज से 22 अलग अलग और नेताओं की फौज तैयार की गई है। और वो 22 प्रचार प्रसार और जितनी बातें बंगाल की हो रही है उतनी बाकी राज्यों की नहीं हो रही है। लेकिन आनंद, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें से एक इकलौता राज्य असम ही है जहां पर बीजेपी की अभी मौजूदा सरकार है। यहां पर बाकी पार्टियों की स्थिति क्या है? देखिए, बाकी पार्टियां भी यहाँ पे कोशिश कर रही हैं और आपको बता दें कि बीजेपी के लिए अभी एक जो वहाँ दुविधा वाली स्थिति है असम में, कि बीजेपी ने वहाँ पे अभी तक अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। हालांकि वहाँ पे मौजूदा सीएम बीजेपी के ही हैं, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि कुछ वहाँ पे नेताओं में तनातनी है, खासतौर से हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर जो मौजूदा सीएम उनके बीच को लेकर, इसलिए बीजेपी अभी तक वहाँ सीएम डिक्लेयर नहीं कर पा रही। ये होने जबकि इस फैक्ट के बावजूद कि वहाँ पे बीजेपी का मौजूदा सीएम है, और अक्सर ये होता रहा है कि जब बीजेपी में कोई सीएम रहता है तो बीजेपी उसी की अगुवाई में वहाँ चुनाव में जाती है, और जहाँ बीजेपी कोई सीएम नहीं होता है तो हाल के दिनों में हम देखते आए हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई बीजेपी चुनाव लड़ती है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर भी थोड़ी बहुत खींचतान है। हालांकि बीजेपी के नेता और तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष पूरे बारीकी से निगाह बनाए हुए और हर स्तर पे जहां जहां उनको लगता है कि कोई मतभेद हो सकता है, कोई गुटबाजी हो सकती है, तो उसको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और बाकी पार्टियों की बात करें, कांग्रेस भी वहां ताल ठोक रही है, लेकिन जिस स्तर से बीजेपी चुनाव मैदान में कूदी हुई है और बीजेपी लगातार हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कई बार बीजेपी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी को, हर आदमी को टच किया है, ये जो है ये बाकी पार्टियों में देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी कोई भी लड़ाई हो, भले निगम से लेकर लोकसभा तक की लड़ाई होती है और फिर पूरे दमखम के साथ लड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता उस लड़ाई में लग जाता है, और ये चीज दूसरी पार्टियों में देखने को अभी तक नहीं मिल रही है। इसलिए बीजेपी ये कहती है हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, हर चुनाव हमारे लिए जरूरी है। बेंगलुरु से राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, लेफ्ट का अगर सबसे ज्यादा परचम कहीं पर लहराया है तो वो है केरल। केरल की स्थिति क्या है? क्योंकि अब तो कई बार राजनीति हम दक्षिण और उत्तर भारत की भी सुन चुके हैं, यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति क्या है, वाम दलों की स्थिति क्या है?
जी देखिए, केरल के चुनाव भी बहुत इंटरेस्टिंग इस बार हैं। मीनाक्षी 120 सीटें हैं और वहाँ पर जो जनता है वो हमेशा एक गठबंधन को एक बार ही मौका देती है। अभी एलडीएफ की सरकार वहाँ पर है जिसका नेतृत्व सीपीएम करती हैं, पिनराई विजयन वहाँ के सीएम हैं। तो ऐसा लगता है कि इस बार यूडीएफ को चांस मिलना चाहिए, लेकिन इस बार जो ज़मीनी हकीकत वो ये है कि वहाँ पर यूडीएफ की पकड़ जो है पहले के मुकाबले ढीली हुई और इसका फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है। ये साफ साफ नज़र आ रहा है। हमने देखा कि जब बीजेपी के जो स्टेट इकाई के प्रेसिडेंट हैं सुरेंद्रन, उनकी जब विजय यात्रा की शुरुआत कासरगोड से हुई तो उसको लॉन्च करने के लिए योगी आदित्यनाथ को भेजा गया था और जब समापन होगा 7 मार्च को तब अमित शाह वहां पर आएंगे। तो इस बार बीजेपी भी एक बार कोशिश कर रही है कि केरल की जो सियासी ज़मीन है उस पर अपनी पकड़ को और मजबूत बनाए। मिशन 40 ये एक अभियान चलाया जा रहा है। अंदरूनी जो खबर मिलती है बीजेपी के सूत्रों से केरला में, वो बता रहे हैं कि 40 सीटों पर यह कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि जोर होना चाहिए और पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी बड़े बड़े वहाँ के स्टार्स हैं, उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमने देखा सुना कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन को भी बीजेपी अपने पाले में कर चुकी है। तो ये कोशिश वहाँ पर बीजेपी की चल रही है। हालांकि यूडीएफ जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, वायनाड से खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहाँ पर सांसद भी हैं, लगातार कोशिश की जा रही है। वहाँ पर भी जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, जो रमेश चन्नीतला हैं कि केरल कांग्रेस के अध्यक्ष, तो कोशिश तमाम गठबंधन कर रहे हैं। पिनराई विजयन की जहाँ तक बात कर लें, एक बाढ़ और दूसरा कोरोना, ये 2 ऐसे मामले हैं जहाँ पर एलडीएफ की पकड़ थोड़ी कम पड़ रही है। और एक जो गोल्ड स्कैम हुआ था उसमें सीएम ऑफिस का नाम सीधे इन्वॉल्व हो गया था। तो ये सारी चीजें हैं जो वहाँ पर चर्चा का विषय होंगी। देखना होगा कि एलडीएफ इससे कैसे मुकाबला करती है। ये भी दिलचस्प है कि राहुल गांधी असम में तो प्रचार करते हैं, केरल में तो प्रचार करते हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल नहीं जाते हैं। इसके पीछे वजह ये भी हो सकती है कि वो भी ये जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई बीजेपी वर्सेस टीएमसी है। इसमें कांग्रेस के लिए कितना से है, कितना उसके हाथ आएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा यहाँ पर और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बड़ी खबरों के साथ लौटेंगे।